Hello everyone, very good evening to all of you. Guys, today we are going to start revision of PGBP. PGBP is nothing but the profit and gain from the business and profession. फटाफट से अपनी नोटबुक जो है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी है वो ओपन कर लीजिए और साथ साथ में रन करते चलिएगा, कोशिश करिएगा प्रोविज़न आपको रिकलेक्ट होते जाए। पहला पार्ट हमारा रहेगा प्रोविज़न सारे के सारे रिकलेक्ट करना, सेकंड पार्ट में उस प्रोविज़न्स को अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, एग्जाम के क्वेश्चन हम बाकायदा सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो सेकंड पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ मैं आपको ब्रश अप करूंगा कि ये प्रोविज़न्स इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है। चैप्टर जो है वो क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन फ्रॉम सेक्शन 28 टू 44 के प्रोविजंस दिए गए हैं। एंड प्रॉफिट और गेन जो हमें कैलकुलेट करना है डेट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस और प्रोफेशन से जो गेन होगा, प्रॉफिट होगा, वो तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ही करेंगे। इन एडिशन टू डैट यदि बिजनेस से प्रोफेशन से कोई लॉस होता है तो उससे भी यहीं पर डील किया जाएगा, उसके लिए सेपरेट सेट ऑफ प्रोविजन नहीं है। क्लियर है? अच्छा, जब भी कोई भी हम हेड पढ़ते हैं उसमें हमने मेजरली दो बातें पढ़ी थी, वन इज अ कंडीशन एंड अदर वन इज अ कंपटीशन। कोशिश करो साथ साथ में यदि आप रिपीटेशन दे पाओ बहुत ही अच्छी बात है, ना दो तो भी चलेगा, सुनते चलना। कंडीशन इज नथिंग बट द बेसिस ऑफ चार्ज, और हर हेड का पहला जो प्रोविजन होता है दैट इज द बेसिस ऑफ चार्ज। वापस से मैं रिपीटेशन दे दूं, मैंने जो बोला हुआ है, हर हेड का जो पहला प्रोविजन होता है दैट इज नथिंग बट द बेसिस ऑफ चार्ज। यदि मैं बात करूं इनकम टैक्स एक्ट की, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग प्रोविजन जो था डेट वन इज सेक्शन 4, और सेक्शन 4 में क्या बोला गया था, इनकम टैक्स शैल बी पेबल बाय एवरी पर्सन ऑन हिज टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द previous year at the rates as applicable for the relevant assessment year. This is the charging provision for entire income tax act. However, हेड वाइज भी चार्जिंग प्रोविजन दिए गए हैं, बेसिस ऑफ चार्ज दिया गया है, और हर हेड का जो पहला प्रोविजन है दैट इज द बेसिस ऑफ चार्ज। जैसे यदि मैं सैलरी हेड की बात करूं तो सैलरी हेड के प्रोविजन कहां से कहां तक है, फ्रॉम सेक्शन 15 टू 17। कहने का मतलब यह हुआ कि पहला प्रोविजन जो है दैट इज द 15 इज चार्जिंग प्रोविजन फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी हेड, और उस हेड के चार्जिंग प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और मास्टर और सर्वेंट बिटवीन द पेयर एंड पेड, and if that relationship exists then whatever come from the employer to the employee whether in cash or in kind going to be taxable under the head salary. क्लियर है? इसके बाद हमने देखा था सेक्शन 22 which is a चार्जिंग प्रोविजन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी जो आपका था वो 22 से लेके 28 तक के प्रोविजन, 27 तक के प्रोविजंस थे। यस, उसका पहला प्रोविजन 22 चार्जिंग प्रोविजन, थ्री फोल्ड कंडीशन थी, ऑल कंडीशंस आर क्यूमुलेटिव कंडीशन। क्यूमुलेटिव कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन थी देयर शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, assessee should be the owner of the house property, that is building and land appurtenant thereto and not used for his own business and profession। और यदि तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिव बेसिस पर सेटिस्फाइड होती है तो आपकी रेंटल इनकम गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने देखा थर्ड हेड था पीजीबीपी, जो कहां से कहां तक था, जो अभी हमने देखा 28 टू 44। पहला प्रोविजन 28 बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूडिंग द वोकेशन, जो भी इनकम आएगी दैट वन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, दैट वन इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड पीजीबीपी। उसके बाद नेक्स्ट हेड होता था कैपिटल गेन फ्रॉम 45 टू 55। पहला प्रोविजन था 45 जिसमें बोला था एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट, प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन वो हेड होता था जहां पर हम कैपिटल रिसिप्ट को कवर करते थे, उसके अलावा बाकी सारे हेड में जनरली रेवेन्यू रिसिप्ट को कवर किया जाता है। लास्ट हेड हमारे पास जो बच जाता था जिसको हम प्यार से बोलते थे रेसिड्यूरी हेड। कौन सा हेड बोला जाता था? रेसिड्यूरी हेड बोला जाता था। और वो जो रेसिड्यूरी हेड था दैट इज नथिंग बट द IFRS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ट्राई करो आप साथ साथ में रिकलेक्ट करो, बट अपने माइक ऑफ रखिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, ओके। और IFRS का जो चैप्टर के प्रोविजन थे फ्रॉम 56 टू 59। पहला प्रोविजन था 56 जो क्लियरली बोलता था कि ऑल लेफ्ट ओवर इनकम मतलब विच इज नॉट येट कवर्ड अंडर द फॉरगोइंग हेड इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड IFRS। इन एडिशन टू दैट और स्पेशल इनकम गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द IFRS। इसी के साथ मैंने यहाँ पर आपके साथ टैक्सेबिलिटी की भी बात की थी। यदि सैलरी हेड की मैं बात करूँ तो सैलरी हेड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई रिलेवेंस नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई रिलेवेंस नहीं है, कैपिटल गेन हेड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई रिलेवेंस नहीं है। हाउएवर
पीजीबीपी और आईएफओएस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द एसईसी रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग इनकम। क्लियर है। अब यदि मैं सैलरी हेड की बात करूं तो सैलरी हेड में जो टैक्सेबिलिटी थी इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ध्यान रहे मैंने अक्रू और रिसिप्ट नहीं बोला है, मैंने कहा है ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई आपको। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट हमने देखा कि हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्सेबिलिटी आएगी इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल एनुअल वैल्यू। नोशनल एनुअल वैल्यू कहने का मतलब हुआ कि हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और नोशनल वैल्यू मैं जानबूझ के बोलता हूँ वह बिकॉज यहाँ पर हमने कितना रेंट अर्न किया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हाउ मच रेंट कैन बी फेच बाय दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दैट इज एक्सपेक्टेड कितना था उस प्रॉपर्टी से, दैट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पीजीबीपी के लिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेवेंट है, देखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी कब आती है, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, एंड अगेन आईएफओएस के केस में भी हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब कंडीशन की बात चल रही थी, बेसिस ऑफ चार्ज पीजीबीपी का सेक्शन 28 में दिया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया वॉट एवर इनकम कमिंग फ्रॉम द बिजनेस। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि बिजनेस मतलब क्या, तो हमने देखा एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू द ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू द ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग with an objective to earn profit, with an objective to earn profit is considered as a business, और business से जो भी इनकम आएगी that one is going to be covered under the head PGBP। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा प्रोफेशन से भी जो इनकम आएगी that one is also going to be covered under the head PGBP including the vocation। प्रोफेशन और वोकेशन में डिफरेंस बस एक ही है, प्रोफेशन में स्किल के साथ साथ आपके पास डिग्री भी, क्वालिफिकेशंस भी होता है एडिक्वेट, वेयर एज वोकेशन में स्किल तो है बट आपके पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, बट प्रोफेशन से इनकम आए या वोकेशन से आए बोथ आर गोइंग टू बी कवर्ड इन द हेड पीजीबीपी। थर्ड हमने देखा इसके अलावा और भी कुछ सेक्शन 28 में हमने कवर कर रखा था। क्या क्या कवर रखा था, फटाफट बोलते चले जाओ। परक्विसिट, कौन से परक्विसिट, दैट इज गिफ्ट ऑन द दैट इज ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, जो बिजनेस ऑफ प्रोफेशन के दौरान हमें गिफ्ट मिले, परक्विसिट मिले, दैट वन इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड पीजीबीपी। नेक्स्ट वन इज अ रेंट फ्रॉम अ स्टाफ क्वार्टर। यदि आपने क्वार्टर दैट इज फ्लैट अपने स्टाफ को लेट आउट किया है फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग बिजनेस स्मूथली, तो जो रेंट आप अर्न कर रहे हैं दैट इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, दैट वन इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर दैट पीजीबीपी। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि इस लॉ के फॉर्म में आता है। वापस से मैंने क्या कहा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस लॉ के फॉर्म में आता है। ठीक है, क्या आता है कि जो स्टाफ क्वार्टर को हमने स्टाफ क्वार्टर के लिए रेंट कलेक्ट किया हुआ है, दैट रेंट इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड पीजीबीपी एंड नॉट अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज वी आर यूजिंग दैट, बोलो, बिकॉज वी आर यूजिंग दैट क्वार्टर फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग अवर बिजनेस स्मूथली। इसके अलावा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की यदि मैं बात करूं तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट, कि लमसम अमाउंट आपको एम्प्लॉय को आपने दिया है या फिर एम्प्लॉयर को दिया है या डायरेक्टर। इसमें भी यदि थोड़ा सा और एडिशन मैं करूं तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जब भी आप प्रीमियम पे करोगे, जनरली इसका प्रीमियम कौन पे करेगा, सर इसका प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करेगा। कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जब भी प्रीमियम पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द की पर्सोनल और एम्प्लॉय, तो इस प्रीमियम का आपको डिडक्शन मिलेगा पीजीबी में। क्या लिख रहा हूं मैं, अलाउड एज डिडक्शन अंडर पीजीबी हेड, बिकॉज इट इज अ बिजनेस एक्सपेंसेस। हम अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, हम अपने की पर्सोनल के लिए कर रहे हैं, और क्योंकि हम अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, की पर्सोनल के लिए कर रहे हैं, दैट इज द रीजन इसका डिडक्शन आपको बिजनेस में अलाउ कर दिया जाएगा। अब सेकंड पार्ट जो होता था कि सर जब इसका लमसम मिलेगा तो लमसम का क्या होगा, तो लमसम अमाउंट की टैक्सेबिलिटी जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि लमसम अमाउंट मिलता किसको है। यदि ये लमसम अमाउंट एम्प्लॉय को मिला है देन इट्स गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। इफ इट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर, यदि बेनिफिशियरी जो है वो एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिल रहा है, देन इट इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड पीजीबीपी। इफ इट इज रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर, लीगल हायर या फिर डायरेक्टर, तो उस केस में हम इसको कहां पर टैक्सेबल करेंगे, आईएफओएस में।
अच्छा, अब क्योंकि बात निकली है तो थोड़ी सी और बातें भी कर लेते हैं। जब भी यहाँ से लमसम अमाउंट मिलेगा टैक्सेबल तो होगा ही होगा, बट इफ दैट लमसम अमाउंट इज मोर देन एनीबडी, more than rupees 1 lakh, then you are required to deduct TDS at the rate of 1% अंडर सेक्शन 194 DA। याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ बताया था, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, याद आया? क्लिक करते जाओ, जितनी चीजें क्लिक हो उतना अच्छा है। यदि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का लमसम अमाउंट मिल रहा है एंड इफ दैट लमसम अमाउंट इज टैक्सेबल एंड मोर देन रुपीज 1 lakh, then you are required to deduct, that is insurance company required to deduct TDS at the rate of 1% under section 194 DA। क्लियर है? ओके चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस मतलब क्या होता है सर, एक बार रिकैप करवा दीजिए। तो बेटा नॉन कम्पीट फीस का मतलब हमने देखा था कि यदि आपने सपोज एग्रीमेंट करके रखा है या कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया, फॉर द पर्पस ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग या रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, तो जो उसके लिए उसके बदले आपको जो फीस मिलेगी दैट इज अ नॉन कम्पीट फीस। तो नॉन कम्पीट फीस इज ऑल्सो वेल विद इन द पीजीबीपी, वेल विद इन द दैट इज कवरेज ऑफ पीजीबीपी। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव में जो हम लाइसेंस बेचते हैं, इंपोर्ट लाइसेंस यदि हमें मिला गवर्नमेंट से और इंपोर्ट लाइसेंस हम बेच रहे हैं, तो वैसे तो लॉजिकली है कैपिटल गेन में कवर होना चाहिए था, बिकॉज हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेची, असेट बेची है। बट गवर्नमेंट क्या बोलती है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंसेंटिव जितने भी होते हैं, चाहे वो इंपोर्ट लाइसेंस हो, चाहे ड्यूटी ड्रॉबैक हो, चाहे वो ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक हो, ऑल आर समवेयर रिलेटेड टू द बिजनेस, सबके सब बिजनेस से रिलेटेड है। इसलिए हम इसे स्ट्रेट अवे पीजीबीपी में ही कवर करेंगे, हम इसके अलावा इसे और कहीं पर कवर करने वाले नहीं है। वैसे तो आपके लेवल पे एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव की टैक्सेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेगा, बट इन केस यदि वो करता है तो वेल एंड गुड, आप बोल देना एक्सपोर्ट इंसेंटिव किसी भी तरीके का, ऑल आर गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड पीजीबीपी। क्लियर है? इसके बाद 35 AD के बिजनेस की इनकम। नेक्स्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस, इंटरेस्ट, बोनस, सैलरी एटसेट्रा रिसीव्ड बाय द पार्टनर और मेंबर, पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म LLP और मेंबर ऑफ द AOP BOI। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट एंड यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। लास्ट वन इज द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन के लिए यदि आपको कोई कंपनसेशन दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय टर्मिनेट कर रहा है और उसके लिए या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट को हमने मॉडिफाई किया, या सपोज एम्प्लॉय के साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था और उसके टर्म्स को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कंपनसेशन दे रहे हैं, दैट कंपनसेशन इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड, दैट कंपनसेशन इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड। एनीबडी? आपसे पर्पसफुली पूछ रहा हूं मैंने क्या बोला, आपने सुना ध्यान से? एम्प्लॉई के साथ मेरा एग्रीमेंट था, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफाइड कर रहा हूँ, कंपनसेशन मिल रहा है, दैट कंपनसेशन इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड सैलरी है, नॉट अंडर द हेड पीजीबीपी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। यदि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉडिफिकेशन होता है या टर्मिनेशन होता है, या तो आप टर्मिनेट करो, सपोज मैंने आपको 12 मंथ्स का AMC कॉन्ट्रैक्ट दिया था, असेट मैनेजमेंट या फिर दैट इज एनुअल मेंटेनेंस दिया था, और उसको मैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट कर रहा हूँ और उसके बदले मैं आपको कंपनसेट कर रहा हूँ, तो जो कंपनसेशन दिया दैट वन इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर द हेड पीजीबीपी। क्लियर है? मेरे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, आपके लिए इनकम हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी की यदि मैं बात करूँ, इससे पहले टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करूँ, सेक्शन 28 के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में स्ट्रेट अवे नहीं पूछेगा। ठीक है, जितना पूछेगा उतना हमें ऑलरेडी पता होता है। अब यदि मैं टैक्सेबिलिटी की बात करूं, तो टैक्सेबिलिटी के बारे में हमने क्या पढ़ रखा था कि पीजीबीपी में जो टैक्सेबिलिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द असेसी, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करना है, ये कौन सा प्रोविजन हमें बताता है? सेक्शन 145। अब 145 क्या बोलता था? दो टाइप से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो सकते हैं, वन इज अ कैश सिस्टम एंड अदर वन इज अ मर्केंटाइल सिस्टम। यदि आपने कैश सिस्टम, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम में, जब भी पीजीबीपी या कंपटीशन का टोटल क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यदि पीजीबीपी से रिलेटेड बातें आया फिर से रिलेटेड, तो आप ये आइडेंटिफाई करना कि आपको जो डिटेल्स दी गई है उसमें अकाउंटिंग जो मेंटेन की गई है वो कैश सिस्टम से या मर्केंटाइल, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जा रहा है या P&L दिया जा रहा है, ये बातें आप ध्यान रखना
यदि कैश सिस्टम से अकाउंटिंग है तो आपकी जितनी भी रिसिप्ट बेस इनकम है वो रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होगी, और जितने भी एक्सपेंसेस है वो पेमेंट बेसिस पर टैक्सेबल होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द दैट इज पीरियड इन्वॉल्व। सपोज 4 साल पहले की रिसिप्ट इस साल हुई है तो इस साल मैं उसको टैक्सेबल कर दूंगा, क्योंकि मेरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कैश। बस इतना ध्यान रखना, आपसे फिर गलती नहीं होगी। वापस से, यदि असेसी मेंटेन कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश, तो आपको क्या करना है, जितनी भी इनकम है वो सारी रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल करना है, और जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे पेमेंट बेसिस पे टैक्सेबल करना है। बट यदि मेरे असेसी ने मर्केंटाइल सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है, क्या सिस्टम अडॉप्ट किया है, मर्केंटाइल, तो इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर दोनों ही अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। इनकम एज वेल एज एक्सपेंसेस दोनों ही अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, सब्जेक्ट टू, अब मैं यहाँ पे, अब मैं लिख सकता हूँ, जब फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था तब नहीं लिख सकता था, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिखूं, सब्जेक्ट टू, एनीबडी कोई बोलेगा, सब्जेक्ट टू 43B, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, क्योंकि 43B मुझे क्या बोलता था, कुछ 8 एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसका डिडक्शन ओनली ऑन पेमेंट बेसिस पे मिलेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो भले ही आपकी अकाउंटिंग मर्केंटाइल है, रहने दो, बट ये जो 8 एक्सपेंडिचर इसका डिडक्शन कैसे मिलेगा, पेमेंट बेसिस पे। समझ में आया ना बेटा, क्लियर है। अब बात आती थी कंप्यूटेशन, तो अब कंप्यूटेशन के रिलेटेड हमने जो बात की थी, अच्छा बिजनेस प्रोफेशन के लिए डिफरेंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे थे इसलिए मैंने बताया था, बट एज ऑफ नाउ अभी रिवीजन करते समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज द रीजन हम डायरेक्टली कहाँ पे आ रहे हैं, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 29 कंप्यूटेशन बताता है, और वो कंप्यूटेशन में क्या बोला हुआ है कि कंप्यूट बिजनेस एंड ऑब्लिक ऑफ प्रोफेशन इनकम एज पर द सेक्शन 3244, एज पर द सेक्शन 3244, ठीक है। अब 3244 के प्रोविजन क्या बोलते थे, तो पीजीबीपी कैलकुलेट करना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से सिमिलर बात बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान होता था, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, क्या, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम में से एक्सपेंसेस आप माइनस कर दीजिए, जो बच जाएगा डेट इज अ प्रॉफिट एंड गेन, ठीक है, डेट इज नथिंग बट द प्रॉफिट एंड गेन। अब यदि मैं इनकम की बात करूं तो इनकम में मैंने क्या बोला था, दोनों एक्सट्रीम एंड जो है, क्या, इनकम के जो दोनों एक्सट्रीम एंड है वो किसके साथ डील करते हैं, इनकम के साथ, और उसके बीच वाले जनरली जितने भी प्रोविजन है वो सारे किसके साथ डील करेंगे, एक्सपेंसेस। अब इनकम के साथ की बात करें तो सेक्शन 28 रियल इनकम के बारे में बात करता है, पहला प्रोविजन। लास्ट प्रोविजन कौन सा है, 44, लास्ट प्रोविजन कौन सा है बेटा, 44, और वो किस बारे में बात करता है, प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब क्या सर, डेट इज डीमिंग फिक्शन दिया गया, डीमिंग फिक्शन दिया गया मतलब आप बोलना क्या चाहते हो सर, कहने का मतलब कुछ ईज ऑफ बिजनेस के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि इफ यू आर नॉट, इफ योर टर्नओवर इज विद इन द लिमिट as prescribed under section 44 and if you are opting for presumptive scheme, तो particular percentage आप इनकम मानकर टैक्स पे कर देना, you are not required to maintain books of accounts thoroughly, ठीक है। तो 28 और 44, 28 इज अ रियल, 44 इज अ प्रिजम्पटिव, ठीक है। बीच में एक और हमने पढ़ा था 41 डीम्ड इनकम। अच्छा आप में से किसी को याद है डीम्ड इनकम में कितने बातें पढ़ी थी हमने, चार, 5 नहीं 4, एक आपने ज़्यादा बोल दी, चलो कोई बात नहीं, चलता है। टोटल हमने 4 बातें पढ़ी थी, 4 बातें थोड़ा सा रिकलेक्ट कर पाओगे, थोड़ा सा। पहला तो हमने देखा था, पहला क्या, बैड डेट्स रिकवरी, वेरी गुड, बैड डेट्स रिकवरी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड हमने क्या देखा था, बैलेंसिंग चार्ज इन केस ऑफ SLM असेट। थर्ड हमने क्या देखा था, साइंटिफिक रिसर्च असेट को यदि हमने सेल किया तो उससे रिलेटेड हमने बात की थी। और फोर्थ हमने क्या देखा था सर, फोर्थ हमने देखा था कि यदि किसी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अर्लियर हमने क्लेम कर लिया है और सब्सिक्वेंटली यदि उसे रिटर्न करना है, जैसे वेट का हमने डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे ले लिया या पेड बेसिस पे ले लिया, बट बाद में उसका हमें रिफंड मिला, तो उसको हम क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 बातें हमने डीम्ड इनकम में पढ़ रखी थी। उसके बाद इनकम की बातें हो चुकी, तो लेस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को मैंने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है एक्सपेंसेस का इंटायर पीजीबीपी में।
दो पार्ट कौन कौन से थे, एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन एंड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। नॉट अलाउड एज डिडक्शन कहां से कहां तक दिया था, फ्रॉम सेक्शन 38 टू 43, यस। और अलाउड एज डिडक्शन में हमने दो पार्ट कर रखा था, पहला सेक्शन 37 दैट इज अ जनरल डिडक्शन, याद हो तो, और दूसरा स्पेसिफिक 36। वापस से पीजीबीपी का कंपटीशन इज वेरी 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 इजी। सिंपली क्या करना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम की बात करें तो इनकम, रियल इनकम 28, डीम्ड इनकम 41, प्रिजम्प्टिव इनकम 44, ठीक है, डिटेल में देख लेंगे। एक्सपेंसेस मतलब क्या, एक्सपेंसेस में दो बातें ध्यान रखना है, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर अलाउड एज डिडक्शन एंड देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इंपॉर्टेंट है नॉट अलाउड, कौन कौन से एक्सपेंडिचर है जिसे अलाउ नहीं किया गया, या अलाउ किया गया तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, ठीक है। तो अब जो कंडीशन दी गई है वो कहां से कहां तक है, सेक्शन 38 टू 43 में, ठीक है। अब अलाउड एज डिडक्शन में करें तो दो पार्ट हमने डिवाइड किया, वन इज अ जनरल डिडक्शन सेक्शन 37 एंड लास्ट वन इज अ स्पेसिफिक। क्लियर है यहां तक, यस बोलिए क्या डाउट है। यस यस यस, करेक्ट, वेरी करेक्ट, यस, एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, आई आई रिमेंबर दैट, बट मैं उसको अलग जगह पे पढ़ाता हूँ, 41 के साथ उसको क्लब नहीं किया, ठीक है, आप उसको कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अच्छा, अब कंपटीशन की बात हो गई तो हम सबसे पहले लेवल 1 में आए थे और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने पढ़ा था, और वो इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है जल्दी से बता दो जरा, सेक्शन 37 इज अ रेसिड्यूरी प्रोविजन। अच्छा, मैं इसे रेसिड्यूरी क्यों बोलता था, वो सारे एक्सपेंडिचर जिसका मुझे स्पेसिफिक डिडक्शन नहीं दिया गया, उन सारे एक्सपेंडिचर का विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू allowed as deduction under section 37, allowed as deduction under section 37। अब फटाफट से मुझे बता दो 37 की कंडीशंस क्या थी। 37 बोलता था 32 36 में कवर नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिकली कैपिटल नेचर के नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर के नहीं होना चाहिए, लीगल होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए, और होली इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिक्सिशियस नहीं होने चाहिए, एक्चुअल में आपने उसे इंकर किया। तो यदि ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम आपको उसका डिडक्शन अलाउ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां से टेक अवे जो हमें मिला था, जो इंपॉर्टेंट बातें हमने की थी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें हमने की थी, गवर्नमेंट ने इलीगल एक्सपेंडिचर को डिसअलाउड किया है बट इलीगल लॉसेस अलाउ है। वापस से रिपीट कर दूं मैं, गवर्नमेंट ने इलीगल एक्सपेंसेस को डिसअलाउड किया है बट इलीगल लॉसेस अलाउ किया है क्या, यस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज लीगल एक्सपेंसेस एंड इलीगल एक्सपेंसेस, all those expenses which are prohibited under the law, for example penalty हो गया, तो this all are considered as a bribe हो गया, yes yes you are very correct, तो उन सबको फ्री बीस हो गया, तो दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज अ इलीगल एक्सपेंस और उनका डिडक्शन मिलने वाला नहीं। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है वो किसके ऊपर लगा रखा है, इलीगल एक्सपेंसेस के ऊपर एंड नॉट इलीगल लॉसेस। इलीगल लॉसेस को गवर्नमेंट अलाउ करती है। सर इलीगल लॉस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका आप गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे थे और गोल्ड कॉन्फिस्केट हो गया, तो गोल्ड आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड था, ठीक है, तो जो गोल्ड कॉन्फिस्केट हुआ इट्स अ इलीगल लॉस ऑफ योर स्टॉक एंड नॉट इलीगल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसका आपको सेट ऑफ मिल सकता है लीगल इनकम के साथ, हाँ मिल सकता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी है। क्लियर है। सर इलीगल एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, जैसे आपको पेनाल्टी लगा दी गई या फिर ब्राइब आपने दी, यस, ये जो भी प्रोहिबिटेड एक्सपेंस दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, लीगल एक्सपेंसेस। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। अच्छा, वापस से 37 क्या बोलता है, all those expenditure which are not specifically covered under section 32 36 which is in the nature of revenue and not in the nature of capital. Next, not in the nature of personal, it should be related to business and profession, wholly incurred by the assessee during the previous year and it should be legal in nature and legal नहीं होने चाहिए। तो ऐसे सारे एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मुझे 37 में मिलेगा। अच्छा ये बताओ कितने % मिलेगा,
100% फुल मिलेगा, फुल डिडक्शन। जितना एक्सपेंडिचर इंकर किया इंटायर एक्सपेंडिचर को P&L में क्या कर देना, डेबिट, चार्ज कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने 37 में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात की थी। 37 2B वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। 37 2B इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। क्या बोलता था, ये बोलता था नो डिडक्शन in respect of expenditure incurred on the advertisement in publication or newspaper of political party। पॉलिटिकल पार्टी के जो मैगजीन है, जो पब्लिकेशन है, जो न्यूज़पेपर है, उसमें यदि आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उसका कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा, नॉट अंडर द हेड पीजीपीबी नॉर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। वापस से ध्यान से चारों कान खोल के सुन लेना, पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में, न्यूज़पेपर में यदि कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंकर किया है तो उसका स्ट्रेट अवे डिडक्शन नहीं मिलेगा इंटायर इनकम टैक्स एक्ट में। हाँ, बट यदि आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, क्या दिया, क्या दिया, डोनेशन, तो डोनेशन का डिडक्शन आपको जीटीआई से मिलेगा, पीजीबीपी में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, जीटीआई से, अंडर सेक्शन 80 जीजीए जीजीपी। वेरी गुड वेरी गुड, जीजीबी और जीजीसी में, यस वेरी गुड, जीजीबी और जीजीसी में 100%, सब्जेक्ट टू डेट शुड बी पेड थ्रू अ वे ऑफ अदर देन चेक, अदर देन कैश, सॉरी। क्लियर है ना, रिकलेक्ट हो पा रहा है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। वैसे आंसर आप दे रहे हो तो बहुत बढ़िया, याद आ रहा है मतलब आपको। चलो, इसी के बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट की बात की। ऑलवेज रिमेंबर, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई एज सच स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तो जब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजमेंट का तो आप उसको डायरेक्टली P&L में चार्ज कर देना, सब्जेक्ट टू कंडीशन पॉलिटिकल पार्टी वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में यदि कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है तो आप उसे डिसअलाउड करिएगा। क्लियर है यहाँ तक। बाकी सारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस और प्रोफेशन डायरेक्टली चार्ज टू द P&L, डायरेक्टली चार्ज टू द P&L। सर यदि हमारे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के हुए तो, कैपिटल नेचर मतलब क्या, कि यदि कोई एडवर्टाइजमेंट करने से आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट्स मिलने वाले तो उस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन भी आप इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम करना अंडर सेक्शन 32। क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 कैपिटलाइज करके। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है, CSR एक्सपेंडिचर के लिए यदि आपने CSR टूवर्ड्स द CSR यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया है तो डेट वन इज ऑल्सो नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्लियरली गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, CSR जो सेक्शन 135 में, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में CSR कंपनीज को करना कंपलसरी है, तो CSR के टूवर्ड द CSR जो आपने एक्सपेंडिचर इंकर किया उसका कोई भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, स्ट्रेट अवे डिसअलाउड करना, CSR को स्ट्रेट अवे डिसअलाउड करना। अब यहाँ पे ना एक बात और मैं आपको नोटिंग करवाता हूँ इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैंने आपको डिडक्शन के चैप्टर में करवाया, आई डोंट नो आप रिकलेक्ट कर पाते हो कि नहीं, फिर भी यदि अंडर CSR एक्टिविटी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडर CSR यदि किसी कंपनी ने PM केयर फंड में, PM केयर फंड याद आ रहा है कुछ, डोनेशन दे रखा है, वापस से मैं बोल दूं, अंडर CSR यदि PM केयर फंड में किसी कंपनी ने डोनेशन दिया हुआ है तो इस डोनेशन का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 100% विदाउट एनी लिमिट क्लेम कर लेना। पीजीबीपी में ट्रीटमेंट मत देना, CSR एक्सपेंडिचर स्ट्रेट अवे डिसअलाउड, ठीक है। बट यदि आपको बोला जाता है कि CSR के अंतर्गत हमने PM केयर फंड में डोनेशन दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे अलाउड किया था, गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोला था कि CSR एक्टिविटी में आप PM केयर फंड में भी डोनेट कर सकते हो, मैंने किया, डिडक्शन मिलेगा, हाँ मिलेगा। कहां मिलेगा, 80G में। कितना मिलेगा, 100%। कहां से, फ्रॉम GTI। क्लियर है क्या बेटा, ये ध्यान रहेगा क्या, ये अलाउ किया था गवर्नमेंट ने एक्चुअली, और मैक्सिमम कंपनी ने इसका बेनिफिट भी लिया। मैक्सिमम कंपनी ने क्या किया, CSR एक्टिविटी ना करते हुए डायरेक्टली स्ट्रेट अवे PM केयर फंड में डोनेशन दे दिया। वैसे भी डोनेशन देना पड़ता ही PM केयर फंड में, तो CSR का फंड उठा के उन्होंने सपोज 100 करोड़ रुपीस का डोनेशन कहाँ दे दिया, PM केयर फंड, 100 करोड़ का पूरा डिडक्शन उन्होंने अपने इनकम टैक्स में ले लिया 80G में स्ट्रेट अवे। आप समझ रहे हो, पीजीबीपी में नहीं मिलेगा,
बट CSR में PM केयर फंड, स्पेशली PM केयर फंड में गया क्योंकि ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे उस बातों को लिखा है। नोट डाउन करके रखना, ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड और DDT का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। वैसे तो DDT आज की डेट में क्या हो चुका है, अबॉलिश, बट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ डेट के पहले तक DDT एप्लीकेबल है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कट ऑफ डेट के पहले यदि उन्होंने बोल दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, DTD के प्रोविजन भी क्लिक होने चाहिए, ठीक है। तो डिविडेंड एंड DDT का डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। तो यदि आपको P&L में कहीं पर उन्होंने, वैसे तो P&L का पार्ट है नहीं डिविडेंड एंड DDT, इट इज अ पार्ट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, बट फिर भी यदि कहीं लिखा कि हमने डिविडेंड DDT वहाँ पे P&L में दिया हुआ आइटम दिया हुआ है, तो उसका लिख देना कि कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका डिसअलाउड है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजंस। जितने भी प्रोविजंस आपने बना रखे हैं एक्सपेंडिचर के, जितने भी आपने कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है, स्ट्रेट अवे डिसअलाउड, स्ट्रेट अवे डिसअलाउड, ध्यान से सुना ना, स्ट्रेट अवे डिसअलाउड। जो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, डेट शुड बी रियल एक्सपेंडिचर, फिक्सिशियस एक्सपेंडिचर का प्रोविजन बेसिस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलता। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है और वो है बैंक। बैंक को प्रोविजन बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, बट वो प्रोविजन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, पढ़ाया है मैंने बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपको ध्यान भी रखना नहीं। क्लियर है? वापस से, बैड डेट्स का प्रोविजन यदि आपको P&L में दिखेगा, डिसअलाउड करना, ऐड बैक कर देना। और कोई भी प्रोविजन दिखेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखेगी, स्ट्रेट अवे फटाफट फटाफट क्या करना, डिसअलाउ। किसी का भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जितने भी प्रोविजंस बना रखेंगे, जितने भी प्रोविजंस आपने P&L में चार्ज कर रखे होंगे, सबको ऐड बैक कर देना, सबको डिसअलाउड कर देना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो बॉक्स के अंदर बंद है, बट एक बार रिकैप कर लेते हैं। वो सारे एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द शेयर इशू जिससे हमारा कैपिटल इंटैक्ट रहता है। क्या बोला? जिससे हमारा कैपिटल इंटैक्ट रहता है। इंटैक्ट रहता है मतलब क्या? चेंज नहीं होता। वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं, और यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस दिखते हैं, तो उससे आप क्या कर दीजिएगा, सेक्शन 37 में अलाउ। बट एट द सेम टाइम वो सारे एक्सपेंडिचर जिससे मेरा कैपिटल चेंज हो रहा है, जैसे आपने IPO लाए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट शेयर लाए, तो इन सब में मेरा कैपिटल क्या होगा, चेंज। तो वो जो एक्सपेंडिचर इंकर होंगे उससे आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, और क्योंकि आप कैपिटलाइज कर रहे हो तो उसका डिडक्शन 37 में मिलने वाला नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर की चांसेस है आएगा। आगे बढ़ो। सेक्शन 32 में डेप्रीसिएशन, इसकी बातें हम डिटेल में करते हैं, इसलिए अब मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाया था इसलिए ये सारी बातें बताई थी। 36 भी आज मुझे अब यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन जो है बेटा वो 3 तरीके से आएंगे। पहला, बहुत बार क्या होता है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दिया जाता है। जनरली जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाएगा तो एग्जाम में देखा गया है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो उन्होंने हर बार पूछा है वो क्या है कि किसी भी डॉक्टर या नर्सिंग होम का वो रिसिप्ट एंड पेमेंट देते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैक्सिमम केसेस में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट किसका मिलता है, डॉक्टर्स का। तो डॉक्टर का रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, वो लोग क्या करते हैं, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है तो बाय डिफॉल्ट कैश सिस्टम हो गया, तो जितनी भी रिसिप्ट उस पीरियड में हुई होगी उनसे, और PGPP में जो कवर है उन सबको आप ऐड कर दीजिएगा। वो सारे के सारे पेमेंट जो उस पर्टिकुलर पीरियड में हुए, irrespective ऑफ द पीरियड विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस एंड अलाउड एज डिडक्शन, जो बिजनेस से रिलेटेड और जिसका डिडक्शन हमें अलाउ है, उन सबको माइनस कर देना। जो बैलेंस बचेगा दैट इज द नेट इनकम अंडर दैट PGPP। बहुत आसान है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया जाएगा। मैं एग्जाम में इसके एक बार हमारा ब्रशअप हो जाए कंसेप्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको क्लिक हो जाएगा। सारी रिसिप्ट और सारे पेमेंट्स irrespective ऑफ द, बोलो मैंने क्या बोला, क्या बोला, बोलो बेटा, irrespective ऑफ पीरियड। पीरियड के ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, irrespective ऑफ द पीरियड जितनी भी रिसिप्ट हुई है उस पीरियड में, जिस पीरियड की हमसे बात हो रही है, सपोज 2021 का है तो 2021 में जितनी भी रिसिप्ट हुई है irrespective ऑफ द पीरियड उन सबको ऐड कर लेना, रिलेटेड टू द बिजनेस। वो सारे पेमेंट्स विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस एंड अलाउड एज डिडक्शन ड्यूरिंग दैट पीरियड, उन सबको लेस कर देना, आपका क्या आ जाएगा, PGPP। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन्स दे दिए जाते हैं।
मतलब आपको ना जैसे वो सिंगल एंट्री में होता है ना कि आपको वन बाय वन आपको बहुत सारी बातें बता दी जाती है और उससे फिर आप अकाउंट्स बनाते हो, वैसे यहाँ पर भी होता है कि आपको ट्रांजैक्शंस दे दिए जाते हैं और जो ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए हैं वो ट्रांजैक्शन को यूज़ करते हुए आपको पीजीबीपी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस विच इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस, कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, और फिर उसके बेसिस पर इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके जो अलाउड है वो एक्सपेंसेस अलाउ कर देना, तो जो बचेगा वो टैक्सेबल इनकम। जनरली जब कंप्लीट क्वेश्चन आता है ना तो इस टाइप के ट्रांजैक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो होता है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, जिसके हमने मल्टीपल क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, दैट इज़ अ P&L। कौन सा टाइप है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे दिया जाता है, और जब भी आपको P&L अकाउंट दिया जाएगा तो ऑलवेज रिमेंबर जो P&L हमें दिया गया है वो एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना हुआ है, बट हमें जो प्रॉफिट लगता है दैट इज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट लगता है। तो जो प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। अब कन्वर्ट कैसे किया जाए? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो भी नेट प्रॉफिट होगा आप उससे बेस ले लीजिएगा। क्या? नेट प्रॉफिट एज पर P&L जो है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको आप बेस लीजिएगा और उसमें सब्सिक्वेंटली प्लस माइनस। सर ये प्लस माइनस क्या है? मतलब एडजस्टमेंट करना। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड एज डिडक्शन हाउएवर नॉट डेबिटेड टू P&L, वो सारे एक्सपेंडिचर जिसका डिडक्शन तो अलाउ है बट मैंने P&L में डेबिट नहीं किया तो आप डेबिट कर दो। ये वाली पॉइंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको नोट्स में लिखे हुए मिलेंगे। नोट्स में वो आपको बोलेगा कि सुनो दिस ऑल आर द एक्सपेंडिचर विच आर नॉट yet debited to P&L but allowed as deduction, तो आप उसको क्या कर देना? अलाउ कर देना। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिसे मैंने P&L में डेबिट कर दिया है बट उसको अलाउ नहीं किया जाता, तो आप उसे डिसअलाउड कर देना, मतलब एड बैक। ये आपको जनरली कहाँ पे मिलेगा? P&L एंड नोट, ठीक है। P&L जो आपको दिया जाएगा एग्जाम में वहाँ पे आपको डेबिट साइड में देखोगे ना एक्सपेंसेस वाले साइड में, तो आपको वन बाय वन एक्सपेंसेस चार्ज किए हुए मिलेंगे और वो एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिसका डिडक्शन गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती है पीजीबीपी में। या तो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन दूसरे ऐड में अलाउ किया जाता है या फिर उसका डिडक्शन हमें मिलता नहीं है, तो आप क्या करना? उसे ऐड बैक कर देना, उसका इम्पैक्ट खत्म कर देना। अच्छा, ये दो बातें हो गई एक्सपेंसेस की। अब बात होती है इनकम, तो वो सारी की सारी इनकम विच आर एक्चुअली चार्जेबल टू पीजीबीपी बट नॉट क्रेडिटेड टू P&L। अब ये आपको कहाँ मिलेगी? अगेन इसके लिए नोट्स, क्योंकि P&L में मैंने क्रेडिट ही नहीं किया ना। अब जब मैंने P&L में क्रेडिट ही नहीं किया तो P&L में वो मिलेगा क्या? नहीं। तो ये कहाँ लिखा हुआ देगा वो मुझे? नोट्स में, कि हमने इतनी इतनी इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया, रिलेटेड टू बिजनेस थी, ये रिसिप्ट हुई थी बट हम भूल गए, ये सेल हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो नोट्स में जो लिखा होगा आपने अभी तक P&L में क्रेडिट नहीं किया है, कोई बात नहीं, अब ऐड कर दो, इनकम ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, बट P&L में कुछ ऐसी इनकम भी होगी जो कि ऑलरेडी आपने चार्ज कर दी, मतलब क्रेडिट कर दिया है बट वो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। जैसे रेंटल इनकम हो गई जो हाउस प्रॉपर्टी की थी, लॉटरी इनकम हो गई, इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट में ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट बिजनेस से रिलेटेड है या फिर IFRS वाला है। यदि बिजनेस से रिलेटेड होगा तब तो ठीक है, बट यदि अदर सोर्स सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हुआ या ऐसा इंटरेस्ट है जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको बाहर निकाल देना, IFRS में डाल देना। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? अगेन P&L एंड नोट्स, ठीक है। और जब आप ये सारे एडजस्टमेंट कर देंगे ना तो फाइनली जो अब आपके पास बचेगा दैट इज द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ या ना। अब यहां तक आपको कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है? चलो, अब इसमें मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको बताए थे। सबसे पहला एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का होता है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एग्जाम में क्वेश्चन कितना ही ईजी हो, अपने पेशेंस बनाए रखना। क्वेश्चन पेपर कितना भी टफ हो, पेशेंस बनाए रखना, मतलब पेशेंस के साथ 100% प्रेजेंस के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो डरना मत, बहुत ज़्यादा इजी आ गया तो एक्साइटेड मत हो जाना। दोनों ही केसेस में आपका लॉस है। अब होता क्या एग्जाम में, हम वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, आई नो डेट आप हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन का नेट इम्पैक्ट देने जाते हैं और नेट इम्पैक्ट देने के चक्कर में गलती हो जाती है। डोंट डू डैट, एक स्टेप ज़्यादा कर लो।
तो हमेशा डेप्रिसिएशन में आप क्या करोगे बोलो, एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट जो डेप्रिसिएशन दिया जाएगा वो पूरा एड बैक कर देना, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो आपने वर्किंग नोट बना रखा होगा वो पूरा लेस कर देना। ऑलवेज रिमेंबर नेट प्रॉफिट में एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो डेप्रिसिएशन दिया है वो एड बैक करिएगा, और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स जो है वो लेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है स्टॉक। दूसरा एडजस्टमेंट मैक्सिमम टाइम जो आपको एग्जाम में देखने मिलेगा डेट इज अ स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। तो इसको मैंने आपको सिंपल बताया था। देखो एग्जाम में ना मेरे पास सोचने जितना टाइम ही नहीं है कि ओवर वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ तो नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा ये इम्पैक्ट पड़ा है तो ऐसा होगा, इतना सब हमें सोचना ही नहीं है। सिंपल क्या याद रखना है मुझे, बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है, ओ ओ ओ। बचपन में जैसे याद किया था ना माइनस माइनस प्लस, वैसे ओ ओ ओ। ओ का मतलब क्या है कि जब ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होगा तो मुझे क्या कर देना है, ऐड। ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन दिया जाएगा तो मैं सिंपली नेट प्रॉफिट में क्या कर दूंगा, ऐड बैक। अब इससे फटाफट बातें कैसे बनती है देखो, जब ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ठीक अपोजिट, लेस। अच्छा, अब अंडर वैल्यूएशन यदि क्लोजिंग स्टॉक का होगा तो इसका ठीक अपोजिट क्या करना पड़ेगा, ऐड। और यदि ओवर वैल्यूएशन होगा क्लोजिंग स्टॉक का तो मैं क्या कर दूंगा, लेस नेट प्रॉफिट में। सिंपल, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन में क्या करूंगा, ऐड। क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन में क्या करूंगा, लेस। अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का क्या करूंगा, लेस। अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का क्या करूंगा, ऐड बैक। क्लियर है यहां तक? अच्छा, क्या डाउट पूछ रहे थे, पूछे आप लोग, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़। यस, नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, बट कभी कभी ऐसा होगा एग्जाम में, वैसे नोट में आपको हमेशा मैंने लिखवाया भी और हमेशा मैं बोलता हूँ नोट लिखना ही चाहिए, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है और हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, तो उसको बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिख के भी आप कर्टल करके छोड़ सकते हो, या फिर जहाँ पे आपने एडजस्टमेंट किया वहीं पे छोटा छोटा सा लिख के ख़त्म कर दो। यदि आपने जहाँ पे एडजस्टमेंट किया वहीं पे लिख दिया नोट, तो फिर नीचे फर्दर अलग से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्योरली डिपेंड ऑन द टाइम। ओके बेटा, ओके। अब एक्सपेंडिचर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर के बारे में ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी पर्सनल एक्सपेंडिचर आपने P&L में डेबिट कर रखे हैं उन सबको ऐड बैक कर देना। पर्सनल एक्सपेंडिचर P&L में डेबिट कर रखे हैं उन सबको ऐड बैक कर देना। कैपिटल एक्सपेंसेस जो P&L में आपने डेबिट कर रखे हैं उन सबको भी आपको ऐड बैक करना है और उसका डेप्रीसिएशन माइनस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम पर्सनल एक्सपेंडिचर का एडजस्टमेंट तो बराबर करते हैं, बट यहाँ पर हमसे गलती हो जाती है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को या तो ऐड बैक ही नहीं करते और कभी कभी हम ऐड बैक कर भी देते हैं तो उसका डेप्रीसिएशन लेना भूल जाते हैं। डोंट डू दैट, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होगी, यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बाय मिस्टेक P&L में डेबिट किया गया है तो आप सिंपली क्या करिएगा, उसे ऐड बैक करना और उसके डेप्रीसिएशन को लेस करना। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई? जनरली क्या होता है, यहाँ पे देखो गलती कैसे होती है, P&L में यदि आप P&L दिया हुआ एग्जाम में तो आपको नो हाउ लिखा हुआ मिलता है कि हमने नो हाउ परचेस किया 30,000 रुपए का और वो P&L में डेबिट किया हुआ है। हमारे माइंड में वो क्लिक ही नहीं हो पाता कि अरे ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसको तो मुझे क्या करना चाहिए था, कैपिटलाइज करना था और उसका डेप्रीसिएशन क्लेम करना था, और हम वो मिस कर देते। जनरली यही मिलेगा, नो हाउ, या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है तो आपको उस केस में पेमेंट में आपको मिलेगा मेडिकल इक्विपमेंट। ये बहुत फेवरेट है इंस्टीट्यूट के, नो हाउ हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, एपरेटस हो गया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका डेप्रीसिएशन मुझे लेना है और यदि P&L में डेबिट कर रखा है तो ऐड बैक करना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा, मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए बता दिए कि एग्जाम में यही ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो अब आता हूं मैं लेवल 2 में। लेवल 2 में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा था कि मैंने कहा जी अब लेवल 2 में जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो दो बातें, एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन, जो कि कहां से कहां तक है, 30 to 37। दो बातें हो सकती है, या तो आपने इस टाइप के एक्सपेंडिचर को P&L में डेबिट किया होगा या P&L में डेबिट नहीं किया होगा। यदि आपने इसे P&L में डेबिट कर दिया है
एक्सपेंसेस अलाउड है, इसका मतलब P&L में डेबिट करना चाहिए था, आपने डेबिट कर दिया, वेरी गुड, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। बट आप एक प्यारा सा नोट दे देना कि दिस ऑल आर द एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन एंड ऑलरेडी डेबिटेड, देयरफॉर नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। बट यदि आपने अभी तक P&L में डेबिट नहीं किया, नॉट येट डेबिटेड इनटू द P&L अकाउंट, देन यू नीड टू डिडक्ट फ्रॉम योर नेट प्रॉफिट, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और नेट प्रॉफिट से लेस करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज ये आपका P&L है और कोई एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको डेबिटेड मिल रहा है, तो इस केस में इस एक्सपेंडिचर का नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। वाई? बिकॉज ऑलरेडी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय इस एक्सपेंडिचर को हमने लेस कर दिया। बट यदि आपको ऐसा बोला गया कि P&L है और एक्सपेंसेस को हमने P&L में डेबिट नहीं किया, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट प्रॉफिट मेरे पास आया होगा उसमें इस एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं किया गया होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस एक्सपेंसेस को अलाउड एज डिडक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे अपने नेट प्रॉफिट में से इस एक्सपेंडिचर को क्या कर देना है, लेस। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में, जब एग्जाम देने जाओ क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट, क्या करना है और क्यों करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड पार्ट हमने देखा था जो अब हम आज हमें डिटेल में पढ़ के खत्म करना है, डेट पार्ट इज एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। व्हाट आर द एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ये बातें हम आज करेंगे। बट इसमें यदि मैं बात करूं तो इसमें हमने क्या देख रखा था, इसमें हमने देखा था वो सारे एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन बट डेबिटेड टू P&L। क्या? डेबिटेड टू P&L, नॉट अलाउड बट डेबिटेड टू P&L। P&L में आपने डेबिट कर दिया तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, डू वन थिंग, ऐड बैक कर दो और ऐड बैक करके अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर लो। क्लियर? हाउएवर यदि आपका नेट प्रॉफिट में इसका इम्पैक्ट नहीं आया, मतलब अभी तक आपने P&L में इसे डेबिट ही नहीं किया, नॉट डेबिटेड टू P&L एज वेल एज नॉट अलाउड, देन नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। बट एक प्यारा सा नोट दे देना, नोट में लिखना दिस ऑल आर द एक्सपेंसेस नॉट अलाउड not allowed as deduction under that PGBP and also not debited to P&L, hence no adjustment required। क्लियर है? कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मैं वापस से आपको समझा दूं कि आपको P&L दिया गया है और P&L में एक्सपेंसेस डेबिट किया गया, ठीक है, बट ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, इनकम टैक्स इससे अलाउ नहीं करता बिकॉज ऑफ एनी रीजन व्हाट्सएवर इट मे बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में इस एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक, ठीक है। बट सेकंड केस क्या हो सकता है कि P&L एक्सपेंसेस डिसअलाउड है और इसे हमने P&L में भी डेबिट नहीं किया, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज नेट प्रॉफिट में इसका इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक समझ में आ गया? अब यदि यहाँ तक की बातें क्लियर है तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, व्हाट आर द एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन। साथ साथ में बोलिएगा, रिपीट करिएगा, चिल्ला चिल्ला के बोलना, घर वालों को भी सुनने दो, उनको भी प्रोविजन लर्न होने दो। पहला प्रोविजन जो था डेट वन इज द 40A1। 40A1 क्या बोलता था, एनी सम पेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। वापस से, एनी सम पेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। कहने का मतलब ये होता था कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स एक्ट में जो भी अमाउंट आपने पे किया, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्ट के अंतर्गत जो अमाउंट पे किए गए उसे ही डिसअलाउड किया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैंने लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे कर रखे हैं इनकम टैक्स के, तो डेट वन इज अलाउड एज डिडक्शन। यदि मैंने चार्टेड अकाउंटेंट को ऑडिटिंग फीस दी या प्रोफेशनल चार्जेस दे रखे हैं, दैट वन इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन बिकॉज इट इज नॉट पेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट, इट इज आउटसाइड द एक्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारा प्रोविजन 40A1 क्या बोल रहा है, एनी सम पेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और वेल्थ टैक्स एक्ट शैल नॉट बी अलाउड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैंने इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स पे किया तो मुझे कोई डिडक्शन, बोलते जाओ फटाफट बोलते जाओ, नहीं मिलेगा। एडवांस टैक्स पे किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, प्रोविजन बनाया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट पे किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेनाल्टी पे की तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। वापस से रिपीटेशन में आपका चाहूँगा, वापस से रिपीटेशन दीजिएगा। इनकम टैक्स यदि मैंने पे किया तो डिडक्शन अलाउ होगा क्या, डिसअलाउड। अब यदि असेसी ने P&L में इनकम टैक्स डेबिट कर दिया, आप क्या करोगे,
ऐड बैक करेंगे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एडवांस टैक्स डेबिट कर दिया, बोलो क्या करेंगे, ऐड बैक, डिसअलाउड। अच्छा, प्रोविजन और रिजर्व तो वैसे भी आपको डिसअलाउड ही करने, वाई, बिकॉज इट्स नॉट रियल, इट्स अ फिक्सिशियस, ठीक है। इंटरेस्ट अंडर द एक्ट पे किया, डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं। P&L में लिखा है इंटरेस्ट पेड अंडर सेक्शन 234 ABC, क्या करोगे, ऐड बैक कर देंगे। पेनाल्टी पेड की 234F में, ऐड बैक कर देंगे, वेरी गुड। समझ में आया क्या, तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स एक्ट में जो भी अमाउंट मैं पेड करूंगा उसको मुझे क्या करना है, डिसअलाउड। अब एक बात मुझे बताओ, सपोज कोई एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है, सपोज इनकम टैक्स पे करना डिसअलाउड किया गवर्नमेंट। अब इनकम टैक्स को पे करने के लिए यदि कोई मैं फर्दर एक्सपेंडिचर इंकर करता हूं तो क्या उसका भी डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए क्या, सोच के आंसर दो, वापस से मैं रिपीटेशन दूं, क्या इनकम टैक्स को गवर्नमेंट ने डिसअलाउड कर दिया, अब इनकम टैक्स को पे करने के लिए मैंने लोन लिया, अब लोन लिया तो मैंने इंटरेस्ट पे किया, क्या उस इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए क्या, नहीं, तो उसका भी डिडक्शन मुझे मिलेगा क्या, नहीं। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। हाउ एवर लिटिगेशन एक्सपेंसेस एज वेल एज प्रोफेशनल चार्जेस जो हम पे करते हैं, ऑडिट फीस पे करते हैं, उसका डिडक्शन मिल जाएगा क्या, यस मिल जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, क्योंकि 40A1 का जो प्रोविजन है वो सिर्फ किस बारे में बात करता है, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स के बारे में, तो यदि मैं अदर टैक्सेस के बारे में बात करूं तो आप आंसर दे पाएंगे, बताओ। मैंने जीएसटी पे किया, डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। एडवांस में जीएसटी पे कर दिया, मिलेगा। अच्छा, मैंने जीएसटी का प्रोविजन बना लिया, मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वाई, बिकॉज रियल एक्सपेंडिचर ही अलाउ होंगे, फिक्सिशियस डिसअलाउड। इंटरेस्ट पे किया, मिलेगा क्या, मिलेगा। पेनाल्टी पे की, मिलेगा क्या, क्योंकि इलीगल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। सेक्शन 37 क्या बोलता था, एक्सपेंसेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ नॉट अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। अच्छा, लिटिगेशन, फाइलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सब का डिडक्शन मिलेगा क्या, हाँ मिल जाएगा। बट अदर एक्सपेंसेस में एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्या ध्यान रखना पड़ता है, सेक्शन 43B कि जीएसटी का डिडक्शन तो मिलता है, बट डिडक्शन सिर्फ तभी मिलेगा जब आपने उसका एक्चुअल में पेमेंट किया, पेड बेसिस, ठीक है ना, ध्यान है ना 43B का प्रोविजन। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, चलो इनकम टैक्स का रिफंड मिला, इनकम टैक्स पहले एक एक करके बात करते हैं। आपने इनकम टैक्स पे किया, अलाउड डिसअलाउड, डिसअलाउड। एक्सेस में पे कर दिया था, रिफंड मिला, अलाउ टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। वाई, जब मुझे पे किया था तब आपने डिडक्शन नहीं दिया, अब जब मिल रहा है तो आप टैक्सेबल भी मत करो। तो इनकम टैक्स का जब भी रिफंड मिलेगा वो टैक्सेबल होगा क्या, नहीं। बट यदि उस इनकम टैक्स के रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो टैक्सेबल, कहां, आईएफओएस में। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग ना पीजीबीपी में भी टैक्सेबल कर देते हैं, आप डरना नहीं, पीजीबीपी में भी किया तो भी चलेगा, बट आईएफओएस में ले जा लेना, ठीक है, मार्क्स नहीं कटने चाहिए उसमें, ठीक है। अच्छा, अदर टैक्सेस का रिफंड मिला तो डीम्ड इनकम, थोड़ी देर पहले ही बताया था, सेक्शन 43 टैक्सेबल मान लेंगे पीजीबीपी में। अच्छा, उसका जो इंटरेस्ट है उसको, वो भी टैक्सेबल होगा क्या, ऑफ कोर्स यस। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई होंगी, तो एक बात तो बता दो मुझे, प्रोविजन का, चाहे इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, अदर टैक्सेस हो, प्रोविजन का कभी भी कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। पेनाल्टी का कोई भी डिडक्शन मिलने वाला, कौन सी पेनाल्टी, कौन सी पेनाल्टी, विच इज लेवीड अंडर द एक्ट, अंडर द एक्ट। यदि कोई पेनाल्टी ऐसी है which is for breach of contract and not levied under the act, then that one is allowed as deduction। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए एवरीवन। क्या, फॉर एग्जांपल आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कि 6 मंथ में हम डैम कंप्लीट कर देंगे, और साथ में हमने इंडेमनिटी क्लॉज भी डाल दिया या लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लॉज डाल दिया कि यदि 6 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ तो यू नीड टू पे 1 करोड़ रुपीज़। अब वो जो 1 करोड़ रुपीज़ की पेनाल्टी लगाई गई, इज इट अलाउड एज डिडक्शन, आंसर इज यस, बिकॉज इट इज नॉट लेविड अंडर एनी एक्ट। इलीगल एक्सपेंसेस का मतलब क्या बताया था, दैट इज अ प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ और एक्ट, बट ये तो हमारी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से हमने पेनाल्टी लगाई। तो ये याद रखना कि वेन एवर पेनाल्टी लेविड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर है बेटा, चलो 40A1 हो चुका, अब हम 40A1 ऑब्लिक 40A1 है,
अभी हमने क्या पढ़ा, 48(2) पढ़ लिया है। अब हम किस में आ रहे हैं, सेकंड प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन क्या है, 48(1)/48(1)A। वो सारे एक्सपेंडिचर जिसके पेमेंट पे मुझे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था और मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। क्या नहीं किया, टीडीएस डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, या डिडक्ट तो किया बट गवर्नमेंट को ऑनर बिफोर द ड्यू डेट पे नहीं किया। मतलब इन शॉर्ट मैंने टीडीएस का डिफॉल्ट किया while making a payment of expenditure on which TDS provision of TDS is applicable. In that case, यदि आपने रेसिडेंट को पेमेंट किया है तो 30% डिसअलाउड कर दिया जाएगा, और यदि आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में 100% डिसअलाउड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये टेम्पररी डिसअलाउड है या परमानेंट डिसअलाउड है? टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी डिसअलाउड है। सब्सिक्वेंटली जब भी आप टीडीएस डिडक्ट करके पे कर देंगे तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है थोड़ी सी मैं आपको समझा दूं। गलती क्या होती है वो सुनना, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। टीडीएस डिफॉल्ट क्या है? दो टाइप के टीडीएस डिफॉल्ट। पहला डिफॉल्ट क्या है, टीडीएस डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड। डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, डिडक्ट करना चाहिए था बट डिडक्ट नहीं किया, ये डिफॉल्ट, खत्म हो गया डिफॉल्ट। सेकंड डिफॉल्ट क्या है, डिडक्टेबल डिडक्टेड बट नॉट पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। मैं आपको इतना क्लियरली क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये जो आरओआई वाली कंडीशन इट इज एसोसिएटेड विद द ओनली सेकंड क्लॉज एंड नॉट विथ फर्स्ट क्लॉज। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि यदि मुझे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था बट यदि मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो स्ट्रेट अवे वो टीडीएस डिफॉल्ट हो गया। यू कैन नॉट से कि सर हमने टीडीएस डिडक्ट किया है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ऑन और बिफोर, पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ये जो है दिस इज क्वालिफाइड विथ ओनली दिस पर्टिकुलर क्लॉज एंड नॉट विद द फर्स्ट पॉइंट। दो डिफॉल्ट अलग अलग है। पहला डिफॉल्ट क्या है बोलो क्लियरली, टीडीएस डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, खत्म। आप डिडक्ट करना चाहिए था, नहीं किया, डिफॉल्ट हो गया। सेकंड डिफॉल्ट क्या है, डिडक्टेबल डिडक्टेड बट नॉट पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। क्लियर है? अच्छा, पेमेंट यदि आपने रेसिडेंट को किया है तो फिर क्या होगा, और नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया तो 100% डिसअलाउड। हाउएवर ये एक्सपेंडिचर का क्या सब्सिक्वेंट वापस से अलाउड कर दिया जाएगा? यस, दिस एक्सपेंडिचर अलाउड इन द ईयर ऑफ डिफॉल्ट करेक्टेड। जिस ईयर में मैं अपना डिफॉल्ट करेक्ट करूंगा उस ईयर में मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, आई नो डेट आपके लिए ये बहुत अब चिल्लर होगा। क्या करना, जब भी एक्सपेंडिचर टीडीएस से रिलेटेड है, टीडीएस के प्रोविजन हमें पता है, पी&एल में फटाफट जब भी आपको पी&एल दिया जाए ना, ये पी&एल है, तो पी&एल में जो भी एक्सपेंडिचर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे होंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है। जनरली कौन कौन से होते हैं, रेंट हो गया, ऑडिट फीस हो गया, रॉयल्टी हो गई, ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये वो कुछ एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना ही होता है। ठीक है, जनरली आपको दिखता है, तो आपको दिख रहा है तो आप उसे आइडेंटिफाई कर लो और ये चेक करो क्या उसके ऊपर बंदे ने टीडीएस डिडक्ट किया है क्या। यदि किया है तब तो आप अलाउ कर देना, नहीं किया होगा तो पेमेंट किसको किया है, रेसिडेंट को किया है तो सिर्फ 30% डिसअलाउड, 70% एड बैक करना, सॉरी 70% अलाउ करना, 30% क्या कर देना, डिसअलाउ एड बैक कर देना। और यदि नॉन रेसिडेंट का केस रहेगा तो आप 100% क्या कर देना, एड बैक कर देना। क्लियर है? ध्यान रहेगा कैसे चेक करना, क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको ये बातें मैं साथ में करवाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में ये कैसे क्लिक हो पाएगी ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई थी, यदि याद हो तो, कि गवर्नमेंट ने नया प्रोविज़न लाया, कुछ नए प्रोविज़न लाए, और वो जो नए प्रोविज़न थे वो नए प्रोविज़न क्या है कि इवन दो टीडीएस का डिफॉल्ट हो गया बट ऑल्सो डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट नहीं करेगा यदि ट्रांसफरी ने अपनी लाइबिलिटी पेड, सॉरी नॉट ट्रांसफरी, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा जो पेयर है, जो रिसिपिएंट है रादर, और रिसिपिएंट है उसने अपनी लाइबिलिटी पेड ऑफ कर दी है।
बराबर है। वापस से टीडीएस का डिफॉल्ट होने के बावजूद भी डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, नया प्रोविजन एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। टीडीएस का डिफॉल्ट होने पर भी टीडीएस डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट नहीं करेगा, एक्सपेंसेस डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट नहीं करेगा यदि हमारे रिसिपेंट ने अपनी लाइबिलिटी पेड ऑफ कर दी। मतलब उसने जब इनकम टैक्स कैलकुलेट किया तो ग्रॉस इनकम कंसीडर की है, उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्सेस पेड कर दिए और रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द ड्यू डेट फाइल कर दिया गया है। साथ में सीए का सर्टिफिकेट भी हमने ले लिया। क्या क्या बोला मैं वापस से रिपीट कर दूं। क्या हुआ कि एसएसी ने एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर पेमेंट करते समय टीडीएस का डिफॉल्ट हो गया, टीडीएस डिफॉल्ट हो गया तो डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट हुआ, मगर गवर्नमेंट ने कहा बेटा डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट ना करो, एक्सपेंसेस 100% अलाउड कर दो। क्यों? क्योंकि उसके रिसिपेंट ने जो एक्सपेंसेस जिसको पेमेंट किया था उस रिसिपेंट ने अपनी इनकम को कैलकुलेट करते समय ग्रॉस इनकम कंसीडर की है, साथ में उसके रिस्पेक्टिव टैक्सेस पेड कर दिया और रिटर्न ऑनर बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर दिया है। साथ में ही हमारे एसएसी ने सीए का सर्टिफिकेट ले लिया। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इवन दो टीडीएस डिफॉल्ट हुआ है, एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट सभी ने मार्क किया है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट 48.3 क्या बोलता था? ये परमानेंट डिसअलाउंस। ये कैसा डिसअलाउंसेस है? परमानेंट। सर परमानेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट का मतलब होता है बेटा कि एक बार आपने डिफॉल्ट किया 100% परमानेंटली डिसअलाउड हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। अब आपको उस एक्सपेंडिचर का कभी कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। क्लियर है? ठीक है। केस क्या है? एनी एम्प्लॉयर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ सैलरी टू द नॉन रेसिडेंट और टू द रेसिडेंट हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। दो, या तो आपने पेमेंट नॉन रेसिडेंट को किया है या फिर ऐसे रेसिडेंट को किया है हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, एंड पेमेंट करते समय आपने टीडीएस का डिफॉल्ट कर दिया, 100% परमानेंटली डिसअलाउड। 100% परमानेंटली डिसअलाउड। इज इट क्लियर? इसका डिडक्शन अब आपको कभी मिलने वाला नहीं है, हार्श प्रोविजन है बट है। नेक्स्ट प्रोविजन हमने 48.5 पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इम्प्लीकेशन मैंने सैलरी हेड में भी दिखाया था, वापस से मैं आपको बोल दूं। टैक्स पेड ऑन परक्विसिट बाय द एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई के बिहाफ में परक्विसिट के ऊपर टैक्सेस पेड कर रहा है उसका कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। इससे जब भी आप पढ़ें ऑलवेज रिमेंबर, जो सैलरी में मैंने आपको चार्ट बना रखा है उस सैलरी के चार्ट को भी रिफर जरूर करना ताकि आपको मैक्सिमम क्लियरिटी आ सके। ठीक है? वापस से टैक्स पेड ऑन परक्विसिट बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है? इसके बाद 48.2b पढ़ा हमने। 48.2b क्या बोलता था? स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो भी रॉयल्टी, फीस, सर्विस चार्जेस, प्रिविलेज फीस, वॉट एवर नेम कॉल्ड, किसी भी नाम से क्यों ना बुलाया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को पे करती है, उन सारे अमाउंट को हम डिसअलाउ करेंगे। आपको मैंने इसका रीज़न भी बताया था कि गवर्नमेंट ने इसे डिसअलाउ क्यों किया, बिकॉज ये टैक्स की चोरी की जा रही थी। एक तो डीडीटी के पेमेंट को भी अवॉइड किया जा रहा था, साथ में एक्सपेंसेस भी क्लेम किए जा रहे थे। दैट इज़ द रीज़न स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को हमने ये डिसअलाउंसेस दिया कि व्हेनेवर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मेकिंग अ पेमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड्स द रॉयल्टी, फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, मतलब किसी भी नाम से आप क्यों ना बुलाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम स्ट्रेट अवे इसको क्या कर देंगे, डिसअलाउ। क्लियर है? इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखना। 47 इंपॉर्टेंट, 47 इज इंपॉर्टेंट। 47 क्या बोलता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेजुएटी फंड। अब यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखनी है कि अप्रूव्ड फंड में यदि आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, अलाउड एज डिडक्शन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली। अनअप्रूव्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में यदि आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, डिसअलाउड। वापस से रिपीट करूं, अप्रूव्ड फंड में या रिकॉग्नाइज्ड फंड में आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, अलाउड एज डिडक्शन, at the time of contribution only. However, यदि आपने अनअप्रूव्ड फंड में या अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में किया तो डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। हाउएवर जब आप एम्प्लॉय को लमसम अमाउंट पे करेंगे एट दैट टाइम अलाउ कर दिया जाएगा। क्या? नॉट अलाउड बट अलाउड एट द टाइम ऑफ लमसम पेमेंट। क्लियर है? बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपने अप्रूव्ड में किया या रिकॉग्नाइज में किया तो डिडक्शन तो हम देंगे
बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, मतलब ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। ड्यू डेट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट पेमेंट कर देना तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे, अदरवाइज डिडक्शन डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 49 भी वैसे ही है, सिमिलर प्रोविजन है, तो नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा। 42 का प्रोविजन क्या है सुनिए। 42 का प्रोविजन क्या बोलता है, कुछ बोलो एवरीवन, कुछ 8 स्पेसिफाइड पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट यदि एक्सेसिव या अनरीजनेबल किया, देन दैट एक्सेसिव और अनरीजनेबल पोर्शन शैल बी डिसअलाउड। पॉइंट नंबर 1, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉट टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। 42 का प्रोविजन जो है वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बना है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बनाया नहीं गया। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई आपको? पहली बात। दूसरी बात, ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा जब पेमेंट आपने स्पेसिफाइड पर्सन को किया, मतलब रिलेटेड पार्टी को किया। कुछ 8 रिलेटेड पार्टीज ऐसी होती है जिन्हें यदि आपने एक्सेस या अनरीजनेबल पेमेंट किया है तो एक्सेस और अनरीजनेबल पोर्शन डिसअलाउड होगा। पॉइंट नंबर 3, पेमेंट एक्सेस या अनरीजनेबल होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। पॉइंट नंबर 4, सिर्फ एक्सेस या अनरीजनेबल पोर्शन को ही डिसअलाउड कर रहा है, पूरे एक्सपेंडिचर को उठा के डिसअलाउड मत कर देना। गलती क्या होती है, हम पूरे एक्सपेंडिचर को ही डिसअलाउड करते हैं। अरे डोंट डू दैट, क्या कर रहे हैं, सिर्फ अनरीजनेबल पोर्शन को ही डिसअलाउ करना है। क्लियर है, बात समझ में आई क्या? अब क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन, ऑल लीनियरली असेंडेंट, ऑल लीनियरली डिसेंडेंट, ब्रदर, सिस्टर, पार्टनर, स्पाउस। स्पाउस के बाद कौन कौन आएगा, पार्टनर, डायरेक्टर और पर्सन हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। व्हाट डू मीन बाय सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पर्सन हैविंग मोर देन 20% PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है ना, वापस से एवरीवन, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या, बोलो, ऑल लीनियरली असेंडेंट, ऑल लीनियरली डिसेंडेंट, मतलब ऊपर नीचे वर्टिकल जितना जा सकते हो जाओ, ब्रदर, सिस्टर और मेरी स्पाउस, मतलब असेसी की स्पाउस। और क्या आएगा, पार्टनर, डायरेक्टर एंड पर्सन हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और इन सभी के रिलेटेड। तो इन सभी को यदि आपने पेमेंट अनरीजनेबल किया है या फिर एक्सेसिव किया है तो डेट एक्सेसिव और अनरीजनेबल पोर्शन शैल बी डिसअलाउड क्लियरली। ठीक है, बात समझ में? बट ध्यान रहे 42 किसके लिए, 42 किसके लिए, ओनली फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल के लिए बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर्म के लिए रिलेटिव कौन है, पार्टनर्स एंड पार्टनर्स के रिलेटिव। कंपनी के लिए कौन है, डायरेक्टर एंड डायरेक्टर के रिलेटिव। क्लियर है, सब्सिडरी कंपनी के लिए होल्डिंग, होल्डिंग के लिए सब्सिडी, दिस ऑल आर रिलेटेड पार्टी ओनली। ठीक है, तो इनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो आपको 42 टैप करना है, यदि अनरीजनेबल है तो अनरीजनेबल पोर्शन को डिसअलाउड कर देना। ठीक है, समझ में आया क्या बेटा? अब आता है आपका फेवरेट प्रोविजन 43। 43 क्या बोलता है, एनी पेमेंट टूवर्ड्स द एक्सपेंडिचर। अगेन दिस प्रोविजन इज ओनली कवरिंग कैपिटल। के लिए हमने सेपरेट प्रोविजन अलग से इंस्टॉल किया है क्या, यस, बट 43 सिर्फ कौन से कवर करता है, रेवेन्यू। क्या बोलता था प्रोविजन, एक बार रिपीटेशन दोगे क्या, क्या, इफ assessee is making payment towards the expenditure exceeding rupees 10,000 by way of cash, cross check or bearer check in a single day to a single party towards the single bill, then whole of such sum shall be disallowed। whole of such sum मतलब entire amount disallowed कर देना। सपोज 12,000 का कैश पेमेंट है तो 12,000 पूरा का पूरा डिसअलाउड करना, सिर्फ 2,000 रुपए डिसअलाउड मत करना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 100% शैल बी डिसअलाउड। वापस से, यदि कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पेमेंट एक्सीडिंग रुपीज 10,000 कैश, क्रॉस चेक, बेयरर चेक, क्या क्या, कैश, क्रॉस चेक, बेयरर चेक से सिंगल डे, सिंगल पार्टी, सिंगल बिल के लिए हुआ है, सिंगल सिंगल सिंगल, सिंगल पार्टी, सिंगल डे, सिंगल बिल, देन होल ऑफ सच सम शैल बी डिसअलाउड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक बात याद रखना कि यदि आपने क्रॉस चेक से पेमेंट किया, क्रॉस चेक से पेमेंट किया तो डिसअलाउड करना है, बट उसमें एक ही एक्सेप्शन था, और एक्सेप्शन क्या था, ECS, कि ECS के थ्रू यदि पेमेंट हो रहा है तो उसे वेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग चैनल कंसीडर करिए। ठीक है, ठीक है, क्या है प्रोविजन, एनी एक्सपेंडिचर, सिंगल पार्टी को पेमेंट किया,
सिंगल डे में पेमेंट किया, सिंगल बिल के लिए किया, मोर देन ₹10,000 कैश, क्रॉस चेक या फिर बेयरर चेक, एंटायर सम शैल बी डिसअलाउड। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, हाउएवर दैट 10,000 लिमिट इंक्रीज टू 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर। तो यदि ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेंगे तो आपको लिमिट जो चेक करनी है वो कैसे चेक करनी है? 35,000 की। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ और भी बातें पढ़ी थी कि ये सिंगल डे का इम्पोर्टेंस क्या है। हम बार बार बोलते हैं ना, any expenditure, making a payment of any expenditure to a single party in a single day for a single bill। यदि आपने मल्टीपल पार्टीज को बिल किया, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। सपोज आपने मल्टीपल ए बी सी, ए को पेमेंट किया, बी को पेमेंट किया, सी को पेमेंट किया, एंड नो वन इज एक्सीडिंग ₹10,000 इन कैश। एग्रीगेट 10,000 से ऊपर है, बट ऑल इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट देखेंगे तो 10,000 या 10,000 से कम है। तो इस केस में क्या होगा? एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन, कोई भी डिसअलाउंसेस नहीं होगा। अब सिर्फ आपने जो पेमेंट किया वो एक ही पार्टी को किया, बट मल्टीपल बिल, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, टोटल पेमेंट इज एक्सीडिंग ₹10,000, बट इंडिपेंडेंट नो बिल इज एक्सीडिंग ₹10,000, क्या अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा? यस। अब मैंने आपको पेमेंट किया एक ही बिल, 40,000 का सपोज बिल था, बट उसके अगेंस्ट में पेमेंट मैंने मल्टीपल डेज में किया, नो पेमेंट इज एक्सीडिंग 10,000 इन कैश, क्या अगेन अलाउड हो जाएगा? यस, दिस वन इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। तो बेटा ये जो बातें हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती मत करना, यहाँ पर गलती हो जाती है हमसे। ठीक है ना? क्या क्या? यदि आपने सिंगल पार्टी को पेमेंट किया है बट अलग अलग दिन में दिया है, नो पेमेंट इज एक्सीडिंग 10,000, देन इंटायर अमाउंट इज अलाउड एज डिडक्शन। सिंगल पार्टी को पेमेंट किया बट डिफरेंट बिल के लिए आपने पेमेंट किया एग्रीगेट, एंड नो बिल इज एक्सीडिंग 10,000, देन ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। मल्टीपल पार्टी को पेमेंट किया एंड नो पार्टी एक्सीडिंग ₹10,000 इन कैश, देन अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर है? अब इसका एक एक्सेप्शन था जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक्सेप्शन क्या रहता है? रूल नंबर 6DD। 6DD क्या बोलते थे? 6DD क्या बोलती थी? बोलो जल्दी जल्दी। कि आपने पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू किया, NEFT, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, RTGS के थ्रू पेमेंट किया, तो अलाउड एज, बोलो, अलाउड एज डिडक्शन। बुक एंट्री के थ्रू पेमेंट किया, एडजस्टमेंट किया, अलाउड एज डिडक्शन। हॉलीडे या स्ट्राइक ऑन अ डेट ऑन विच बैंक वर्क क्लोज और ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे। अच्छा, ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ से स्कोर आउट करवाया था ना, कटवाया था ना, ये पॉइंट मैंने आपको, हाँ, अमेंडमेंट का पार्ट है, वेरी गुड। तो ये पॉइंट हम यहाँ से काट देते हैं। मैं आपको लिखवा के जानबूझ के कटवाया था कि देखो पहले ये पॉइंट हुआ करता था कि स्ट्राइक रहे या फिर हॉलीडे रहे और आपने कैश में पेमेंट किया तो अलाउ कर देते थे, बट एज ऑफ नाउ क्योंकि आजकल इतने मोड अवेलेबल है, UPI है, नेट बैंकिंग है, RTGS, NEFT है, विदाउट बैंक भी आप वो सारे पेमेंट कर सकते हो। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने बोला अब अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यदि टाउन या विलेज जहाँ पे बैंकिंग सर्विस अवेलेबल नहीं है वहाँ पेमेंट किया तो अलाउड एज डिडक्शन। RBI, गवर्नमेंट, LIC, UTI बैंक को पेमेंट किया तो अलाउड एज डिडक्शन। कल्टीवेटर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए पेमेंट किया तो अलाउड एज डिडक्शन। परचेस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर विदाउट एड, मतलब घरेलू उद्योग के लिए पेमेंट किया तो अलाउड एज डिडक्शन। सैलरी का पेमेंट किया ऐसे एम्प्लॉय को जिसकी पोस्टिंग जो है अदर देन द नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो अलाउड एज डिडक्शन। या ग्रेजुटी का पेमेंट किया लेस देन 50,000 तो अलाउड एज डिडक्शन। ये सारी बातें हमने करी थी। रूल 6DD इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज के लिए, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। 48(3) का वैसे तो पूरा प्रोविजन ही इंपॉर्टेंट है, 48(3) का तो वैसे तो पूरा प्रोविजन ही इंपॉर्टेंट है, बट 6DD इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैंने आपको बताई थी कि यदि कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है, कैसा है, जिसका डिडक्शन आपने अक्रूअल बेसिस पे अर्लियर ईयर में ले लिया है बट उसका पेमेंट आप कैश में मोर देन 10,000 सब्सिक्वेंट ईयर में करते हैं, तो जिस ईयर में आपने उसका पेमेंट किया है उस ईयर में उससे इनकम कंसीडर कर लिया जाएगा और टैक्स कर दिया जाएगा। याद है प्रोविजन? बोलो याद है क्या? क्या बोला गया? कैश पेमेंट मेड इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 deemed to be the income मान लिया जाएगा, income of the subsequent year if an expenditure has been allowed as deduction in any previous year on due basis, any previous year on due basis। क्लियर है? यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अच्छा, 43 पढ़ने के बाद
लास्ट प्रोविजन हमारा जो रहता था डेट इज अ सेक्शन 43B। 43B में क्या बोला था, कुछ 7-8 एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसका डिडक्शन ओनली एंड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलता है। कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते थे, ABCDEF, ठीक है, और साथ में रेलवे का डब्बा। ए मतलब क्या, एनी टैक्सेस अदर देन द इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, वहाँ पे लिख के रख लो अदर देन इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स ताकि क्लिक रहे। बी फॉर बोनस, सॉरी बी फॉर बैंक का इंटरेस्ट, लोन, कोऑपरेटिव बैंक, इन सब का इंटरेस्ट। सी फॉर बोनस कमीशन। डी फॉर ड्यूटी लीव, ड्यूटी लीव मतलब लीव इंकैशमेंट। ई फॉर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। एफ फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट। और लास्ट वन इज द पेमेंट ड्यू टू रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अच्छा, आज की क्लास हम यहीं पर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कल इसके बाद जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम 43B से ही कंटिन्यू करेंगे और कल हम कोशिश करेंगे कि प्रिजम्पटिव स्कीम तक हम पहुंच जाए। तो नेक्स्ट डे आपका PGBP कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।